In India, we are in rush to get married and we make very bad decisions in that. इंडिया में क्या होता है, बचपन से हम मैरिज को सेलिब्रेट होते हुए देखते हैं। फिर बॉलीवुड की कंडीशनिंग होती है जिसमें बताया गया कि तुम्हारा 7 जन्मों का साथ है, लड़की ऑपोजिट पार्टनर ही तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो हमको बचपन से लगता है यार ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बेसिकली कुछ नहीं, ये एक मेटिंग है, आप एक रिप्रोडक्शन एवोल्यूशनरी अट्रैक्शन है। अगर आप लेयर हटा दो बॉलीवुड का और जो सोसाइटी ने आपको बोला है, आपको समझ में हो जाएगा ये एवोल्यूशनरी अट्रैक्शन है, क्योंकि नेचर चाहता था प्रोक्रिएशन। पर हमने इस पे 2 लेयर लगा दिया कि ये बहुत बड़ी चीज़ है। मैरिज ताम झाम से होने लगा, पंडित आते हैं हमारे मैरिज में, फेरे होते हैं। तो मैरिज को पैकेजिंग किया गया कि तुम कुछ माने बहुत बड़ा काम अचीव कर रहे हो लाइफ में। और हम सेलिब्रेट भी ऐसे ही करते हैं, लड़का लड़की ऐसे सेलिब्रेट करते हैं जैसे नोबेल प्राइज़ जीत रहे हैं। तो हर लड़का लड़की चाहता है ना कि वो नोबेल प्राइज़ जीते। तो हम मैरिज को ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं। और इंडिया में जैसे एक पर्टिकुलर एज होता है, हम रश में रहते हैं मैरिज में। और जैसे ही हम रश करते हैं, रश में आप जानते हैं डिसीजंस गलत हो जाता है। तो सिंस यू आर इन रश टू गेट मैरिड, आप फटाफट जो भी मिला शादी कर लेते हो। आपको अंदर सपोज पहला पार्टनर से अट्रैक्शन हुआ, वो तो अट्रैक्शन है, आप सेटल ही नहीं होने दिए वो अट्रैक्शन को। सेटल होने दो, देखो वो पार्टनर अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, आप फट से घुस गए क्योंकि आपकी कंडीशनिंग चल रही है। बॉलीवुड की सोसाइटी का फोर्स हो रहा है, आपके ऊपर एज निकले जा रहा है, आप फटाक से घुसते हो मैरिज में। जाके पता चलता है जब वो हॉर्मोन्स डिप हो जाते हैं, आपको लगता है ये गलत पार्टनर आ गया। तो ये मेरा पहला पॉइंट है कि इन इंडिया यूथ आर वेरी माने इन रश टू गेट मैरिड बिकॉज ऑफ सोसाइटल कंडीशनिंग एंड बॉलीवुड। जो आप कंटेंट कंज्यूम करते हो रोमांस और इस चीज़ के वजह से, तो आपको लगता है बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए आप जब घुसते हो कुछ दिन के बाद नहीं जमता, आप दोनों में क्लैशेस होते हैं, आप अलग हो जाते हो। तो ये मेरा पहला पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट है, अब अरेंज मैरिज और लव मैरिज में क्या होता है। मैं अरेंज मैरिज में वी टेक डिसीजंस, फैमिली टेक डिसीजन बेस्ड ऑन देयर लिमिटेड नॉलेज। अभी अरेंज मैरिज होता कैसा है, ये फलाना ताऊ ने बोला था ये लड़का अच्छा, आप शादी कर लो। ये फलाना ताऊ बोल रहे हैं लड़की को मैं जानता हूँ, शादी कर लो। तो हम मैरिज का डिसीजन जो हमारे रिलेटिव्स का लिमिटेड नॉलेज है उसके ऊपर लेते हैं, जो बिल्कुल ही गलत है। आप अरेंज मैरिज कर रहे हो, बेसिकली एक ब्लाइंड डिसीजन ले रहे हो। आपको डेटा चाहिए जानने के लिए कि ये राइट है कि रॉन्ग है। तो अरेंज मैरिज के पहले लोगों को बेसिकली डिटेक्टिव्स हायर करने चाहिए, उनको पूरा इन्वेस्टिगेट करके ऑपोजिट पार्टनर का पूरा डेटा निकालना चाहिए। बायोडेटा क्या होता है, एज, प्रोफेशन, ये वो एक पेज के ऊपर और वो फलाना ताऊ ने बोल दिया उसके ऊपर हम अरेंज मैरिज करते हैं और ये हम फंसते हैं। आप लोग अगर अरेंज मैरिज कर भी रहे हो, आपको डिटेक्टिव हायर करो। और मैं बता रहा हूँ डिटेक्टिव हायर करोगे ऐसा सब चीज़ें खुलेगी, आप घुसोगे ही नहीं हो फिर उसमें, वो आपको मैरिज के बाद पता चलता है। तो इसीलिए अरेंज मैरिज में एक ब्लाइंड डिसीजन ले लेते हो, इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजंस। आप रिलेटिव्स के ऊपर, सोसाइटी के प्रेशर के ऊपर ले लेते हो। आपको डिटेक्टिव हायर करना चाहिए क्योंकि आप वो अननोन आदमी को जानते नहीं, उसका पूरा हिस्ट्री निकालना चाहिए। फिर बेस्ड ऑन डेटा फिर आपको डिसाइड करना चाहिए कि वो राइट है कि रॉन्ग है। क्योंकि देखिए आपके पास कोई डेटा नहीं है, डिटेक्टिव ही आपको ला के देगा, आप थोड़ी जा के सब हिस्ट्री निकाल पाओगे। उसका बिहेवियर क्या है, उसके हैबिट्स क्या है, वो उसके पिछले पार्टनर्स कितने रह चुके हैं, इनफिडिलिटी का टेंडेंसीज क्या है, ये सब आपने देखा नहीं, फंसते हो वहाँ पे जाके। तो इसीलिए आफ्टर सर्टेन टाइम ये होता है और डिवोर्सेस होता है। ये पहला अरेंज मैरिज में। लव मैरिजेस कैसी होती है, 2 लोगों में लव हुआ। लव हमने समझा एक एवोल्यूशनरी हार्मोन है, वो थोड़े टाइम के लिए आता है। वो बेसिकली आप एक चीज़ समझो, जब लव हो रहा है बेसिकली एक ड्रग्स रिलीज़ हो रहा है आपके बॉडी में, आप नशे में हो और आप उस नशे में डिसीजन ले रहे हो। नशे में जैसे अगर आप गाड़ी चलाओगे तो क्या होगा, एक्सीडेंट होगा। लव इज़ बेसिकली सेट ऑफ हॉर्मोन्स रिलीजिंग इन योर बॉडी, जिससे आपका कॉन्शियस ब्रेन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। जैसे आप दारू पी लेते हो, आप ड्राइव करते हो, आपको कुछ समझ में नहीं आता ना, ब्रेन उस कैपेबिलिटी पे काम नहीं करता। लव भी वैसे ही होता है, आपके बॉडी में ड्रग्स रिलीज हो रहा है, नेचर का ड्रग्स। नेचर चाहता है फटाफट तुम उस पार्टनर से मेट करो, रिप्रोड्यूस करो। नेचर का पर्पस प्रोक्रिएशन है, इसीलिए वो ड्रग्स रिलीज किया है। आपको लेकिन समझना है नेचर के ट्रिक को। आप अगर नेचर के ट्रिक को नहीं समझे, आप फंस जाओगे। आपको लगा ये ड्रग्स रिलीज हो रहा है, इसका मतलब वो पार्टनर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उस ड्रग्स के बेसिस में डिसीजन ले लेते हो। यूजुअली आपको उस ड्रग्स को सेटल हो जाने देना चाहिए, वो एटलीस्ट 1-2 ईयर्स में सेटल हो जाता है। उसके बाद 95% चांस है दोनों एक दूसरे से बोर हो जाओगे, क्योंकि जैसे ही वो ड्रग्स क्या है, आपके आंखों में एक लेयर है,
जैसे ही वो लेयर हटेगा आपको उसके प्रॉब्लम्स, उसके फ्लॉज दिखने लगेंगे और 95% चांस है वो पार्टनर आपको अच्छा नहीं लगेगा। जो ड्रग्स के केसेस में आपका कॉन्शियस ब्रेन खत्म हो जाता है और इसीलिए डिवोर्सेस बढ़ते हैं। ये मेरा सेकंड पॉइंट हो गया कि अरेंज मैरिज में क्यों ऐसा प्रॉब्लम्स आता है, लव मैरिज में क्यों ऐसा प्रॉब्लम आता है। तीसरा जो मेरा प्रॉब्लम है कि पीपल चेंज विथ टाइम, मतलब विथ एज। पहले के टाइम में क्या होता था ना, जैसे हमारे पापा मम्मी ने शादी करी तो दोनों में कोई चेंज ज़्यादा होता नहीं था क्योंकि सोसाइटी इतने तेज़ी से इवॉल्व ही नहीं कर रही थी। दोनों की मैच्योरिटी लेवल सेम थी दोनों, और पहले इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं था, दोनों मिलजुल के काट लेते थे। अभी सोसाइटी इतनी तेज़ी से इवॉल्व कर रही है, लड़का भी जॉब पे जा रहा है, लड़की भी जॉब पे जा रही है, दोनों का मैच्योरिटी लेवल अलग अलग पेस पे चेंज हो रहा है। तो जब आपने 27-28 में शादी करी, 40 तक सपोज आप दोनों का मैच्योरिटी लेवल इस लेवल पे था, एक आदमी 40 तक इधर ग्रो कर गया, फटफट लाइफ में ग्रो किया, आप उधर ही रह गए क्योंकि आपको घर देखना था, ये देखना था, तो इस आदमी को आपके संग जमेगा ही नहीं। आप सिंपल बताता हूँ, जैसे आप अभी 26 के हो, आपको 15 साल के बच्चे के संग अच्छा लगेगा क्या? क्योंकि आपकी बुद्धि 26 की हो गई है। वैसे ही अगर कोई 40 का और आप 36-37 के हो वाइफ, लेकिन मैच्योरिटी में अगर इतना डेल्टा है, आपको उसके संग अच्छा ही नहीं लगेगा। तो सिंस सोसाइटी इज़ चेंजिंग एट रैपिड पेस, मैच्योरिटी लेवल तो चेंज होना ही है दोनों का, इसीलिए लोग 40-45 में दोनों की जमती नहीं, डिवोर्सेस हो जाते हैं। ये भी एक वन ऑफ द कॉमन, और बेसिकली कॉमन है, इसमें हमको टैबू नहीं समझना कि ये एक नेचुरल चीज़ हो रही है, और ये अगर हो रही है तो अच्छी चीज़ है, अगर नहीं हो रही है इसका मतलब दोनों फोर्सफुली एक बैड रिलेशनशिप में हैं और फंसे हुए हैं, दोनों समाज के डर के वजह से निकल नहीं पा रहे। ओवर द टाइम 1% ज़्यादा ग्रो करेगा, 1% कम ग्रो करेगा, दोनों को जमेगा नहीं। ये मेरा तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट है, सिंस यू आर एक्सपोज टू सो मैनी पीपल, कंट्रोलिंग योर डिज़ायर इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। पहले देखिए हमारे पापा मम्मी का एक्सेस होता था, एक ही वाइफ से हुआ, उसका दूसरा ऑपोजिट पार्टनर से एक्सेस होता कहाँ था, सोसाइटी तो क्लोज था। आज लड़का लड़की दोनों जॉब पे जा रहे हैं, दोनों इधर जा रहे हैं, तो ओवर द टाइम आपके मल्टीपल पार्टनर से आपका एक्सेस हो रहा है। और सिंस मैंने पहले बोला वी आर पॉलीगैमस, आपका एक से टाइम से डिज़ायर ख़त्म हो जाएगा। अब आपका डिज़ायर हाई प्रोबेबिलिटी है कोई दूसरे पार्टनर के खिलाफ वो स्पार्क करेगा, क्योंकि आप एक्सपोज हो रहे हो ना। नेचर को आप कब तक रोकोगे, ये तो नेचुरल चीज़ है। नेचर चाहेगा आप नए नए पार्टनर से अट्रैक्ट हो, मेट करो, अच्छे रिप्रोड्यूस करते रहो। नेचर का काम है प्रोक्रिएशन, वो आपके अंदर कब डिज़ायर लाएगा आप समझ ही नहीं पाओगे। और वो डिज़ायर आएगा, पहले क्योंकि टैबू था, एक्सेस टू अपोजिट पार्टनर नहीं था, अब एक्सेस टू अपोजिट पार्टनर हो गया है, एक्सेस टू एक तो इकोनॉमिक फ्रीडम आ गया है वुमेन्स को, मेल को भी आ गया है, मेल भी मतलब आज इन्फिडिलिटी कर सकता है। तो मल्टीपल आप अपोजिट पार्टनर से ओवर द टाइम आपका इंटरेक्शन हो रहा है, तो कब वो डिज़ायर फटेगा कब गारंटी नहीं है। और मोस्टली इन्फिडिलिटी भी वन ऑफ द रीज़न है। इन्फिडिलिटी देखा जाए तो हम लोग बोलते हैं चीटिंग नहीं है। एक आदमी के अंदर डिज़ायर आ रहा था पहले, वो क्योंकि हम लोग नेचुरली पॉलीगैमस है, वो डिज़ायर आना ही है। डिज़ायर को सप्रेस किया था सोसाइटी ने, आपको कंडीशन कर दिया था कि चीटिंग नहीं करना, पति तुम्हारा परमेश्वर है। तो ये सब कहानी बोल के आपके अंदर डर डाला गया था कि आप मोनोगैमस रहो। लेकिन अब लोगों के अंदर समझ में आ रहा है, अब लोग अपने डिज़ायर को कंट्रोल नहीं कर रहे, वो जा रहे हैं, इन्फिडिलिटी रेट बढ़ रहा है। ये भी एक वन ऑफ द रीज़न है डिवोर्सेज होने का। अगर आपको इस क्लिप का पूरा वीडियो देखना है तो मेरे एक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में डिटेल है। होपफुली आपको मज़ा आया। ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपको उस चैनल में मिलेंगे, ये तो जस्ट वो क्लिप्स था उस वीडियोस का। अगर आपको पूरे ऐसे वीडियोस देखने हैं ताकि आपका अवेयरनेस बढ़े, तो मेरे एक यूट्यूब चैनल को, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए।